हेलो दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे। आप सभी स्टूडेंट का पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आप सभी स्टूडेंट का इस न्यू यूट्यूब चैनल मौर्या पाठशाला में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम बच्चों बात करने वाले हैं। आप सभी बच्चों को तो सूचना मिल चुका होगा कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और क्रैश कोर्स का जो आप सभी बच्चों का जो कमेंट था कि सर क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो पल आपके सामने आ गया, वो घड़ी आपके सामने आ गया है। अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपको तैयारी करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी बच्चे जैसे कि देखे होंगे कि सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर के द्वारा कल हम लोग आपको क्रैश कोर्स को लॉन्च कराया गया था, जो देखे भी होंगे आप लोग, सभी बच्चे जानते भी होंगे। तो आज उसमें से आज हम पहला लेक्चर लेकर आए हैं क्रैश कोर्स का, आज पहला लेक्चर, और साइंस में वो बायोलॉजी की बात करने वाले हैं। और आज हम लोग बायोलॉजी पर बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर कौन से चैप्टर है और कौन से चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और सभी बच्चे एक बार इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और सभी बच्चे एक बार लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि सभी बच्चों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए प्यारे बच्चों, बिना किसी समय को बिताते हुए, समय को देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला आपके सामने बच्चों पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये है कि जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम, और इसके अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे पोषण से रिलेटेड बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेगा, जिनमें पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं पोषण पर चर्चा करेंगे। क्या होती है पोषण, इन सभी बातों को एक एक करके हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले, एक एक करके समझने वाले हैं, जो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं इस लेक्चर को देखने के लिए? क्या एक बार सभी बच्चे थम्स अप करें कि सर हम रेडी हैं इस लेक्चर को देखने के लिए? तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए, और सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, और ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि बच्चों जो चीज़ आपको दिया जा रहा है, आज आपको जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है बच्चों, वो समझिए आपके लिए वो रामबाण दवाई साबित होने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों आप जो भी तैयारी किए होंगे वो तो आप किए ही होंगे, मगर अब जो आपको पढ़ना है बच्चों, अब जो आप तैयारी करिए वही आपके लिए रिजल्ट में बेहतरीन करने वाला है बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट क्या करने वाले हैं बच्चों, जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण एक चैप्टर है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। एक पॉइंट है बच्चों, इनके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने को मिलेगा, और कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना भी है बच्चों। बात समझिएगा सभी बच्चे। पहला हम लोग बात करेंगे, जो पहला चैप्टर की हम लोग बात करते हैं उसका नाम होगा बच्चों जीवन प्रक्रियाएं की बात करें। जो जीवन प्रक्रियाएं हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा हमें जो पढ़ने को मिलेगा बच्चों, याद रखिएगा, जो दूसरा बातों पर चर्चा करेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय पर बात करेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय पर बात करेंगे बच्चों, याद रखना। उनके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे क्या, जीव कैसे प्रजनन करते हैं। आप सबको मालूम होगा हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी जीवों में जनन होना आवश्यक है। यदि जनन नहीं हो पाएगा तो बच्चों याद रखना हमारे पृथ्वी पर जो संतुलन बनाए हैं वो सब कुछ क्या होगा, बिखर जाएगा। और याद रखना सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए जीवों के अंदर बच्चों जनन होना आवश्यक है। इस पर बात करेंगे हम लोग। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। और जो आपका लास्ट चैप्टर होगा जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम है बच्चों हमारा पर्यावरण। इन सभी चैप्टर को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, मगर आज जो हमें पढ़ने वाले हैं बच्चों वो पढ़ने वाले हैं जीवन प्रक्रियाएं। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? जीवन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और जीवन प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए जीवन प्रक्रिया क्या होती है और उनके अंतर्गत कौन से पॉइंट पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, कौन से पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं, आइए हम लोग एक एक करके जानेंगे। जो पहला आपके सामने जो चैप्टर का नाम है जीवन की प्रक्रियाएं, तो आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती है।
ये बात तो सवाल आएगा कि जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती है, जीवन क्या होती है, प्रक्रियाएं क्या होती, इन चीज़ों को हम लोगों को जानना है। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि जीवन प्रक्रिया क्या है। जीवन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि जीव के शरीर में होने होने वाली वे सभी रासायनिक, ध्यान से सुनना, रासायनिक और जैव क्रियाएं या जैविक क्रियाएं जो उनके जीवन को बनाए रखती है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, याद रखना, कुछ और नहीं बल्कि बच्चों क्या कहेंगे, जीवन प्रक्रियाएं के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर से समझेंगे बच्चों कि जीव के शरीर में होने वाली वे सभी रासायनिक और जैविक क्रियाएं जो क्या करती है बच्चों, उनके जीवन को बनाए रखती है, जो उनके जीवन को क्या करेगा, बनाए रखता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कुछ और न बल्कि जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। उनके बाद बच्चों हम लोगों को जानना है कि मुख्य जीवन प्रक्रियाएं होती है, जिनमें पहला पहला होगा पोषण, जो सपोर्ट करता, जिनके कारण वो जीवन प्रक्रिया चल पाती है। दूसरा है बच्चों शोषण, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। ये चारों मिलकर जीवन प्रक्रियाएं बनी है और चारों के कारण ही हम लोगों का जीवन चल पाता है। ये चारों ना हो बच्चों तो याद रखिएगा हम लोगों का जीवन प्रक्रिया संभव ही नहीं है। जिनमें से पहला हम लोग बात करने वाले हैं, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे, उनका नाम है पोषण। और पोषण पर बात करेंगे और पोषण क्या होता है एक एक करके हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये बात सभी बच्चे जाने होंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण कौन कौन चीज़ों से लिया जाता, किस प्रकार से हम लोग करते हैं, ये सारी बातों पर हम लोग एक एक करके आज चर्चा करते हैं। आशा करता है कि ये सभी पॉइंट आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, सबसे पहला जो आज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों पोषण के बारे में। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि पोषण क्या होता है। तो याद रखना बच्चों, जो अभी हम बोल रहे हैं, आप जो अभी पढ़ रहे हैं, जिस कॉपी पे आप लोग नोट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, ये एक एनर्जी है। और ये एनर्जी जो आपको मिल रहा है, जो आपके शरीर में जो ताकत मिल रहा है, ये ताकत याद रखिएगा किसके कारण मिल रहा है, तो आप सबको मालूम होगा पोषण के कारण ही। मगर पोषण वो किस किस रूप में परिवर्तन होके हम लोगों के शरीर में ऊर्जा के रूप में आ रहा है, इन सब बातों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी बच्चे। कहता है पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करता, जिसमें जीव क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। क्या करेगा बच्चों, जीव भोजन प्राप्त करेगा, उसे हम लोग पचाते हैं या पचता है और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और याद रखना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो याद रखना जब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं ये किस रूप में करते हैं, तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, हमारा शरीर उनको पचाता है और पचाने के बाद उनके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, इस पर बात करेंगे। मगर एक छोटा सा डिफिनेशन आप सभी बच्चे समझिए कि पोषण क्या है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करता, उसे पचाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे कि जो भोजन हम लोग लेते हैं तो भोजन किसे कहते हैं। आपसे सवाल पूछ देगा, ठीक है हम पोषण समझ गए, भोजन क्या है, भोजन को पचाते ये भी समझ गए, और पचाने के बाद जो ऊर्जा मिलेगा उसी को हम लोग पोषण के रूप में जानते हैं। मगर बच्चों भोजन क्या है, इनको भी समझिए। सबसे पहली बात आपको समझना होगा भोजन क्या है, भोजन किसे कहते हैं। तो याद रखना भोजन वह पदार्थ है जिससे जीव खाते पीते हैं, हम लोग खाते पीते हैं, और जिससे उन्हें ऊर्जा, उनके बाद वृद्धि, उनके बाद विकास तथा जीवन प्रक्रियाएं या जीवन क्रियाएं चलने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलकर भोजन के मुख्य पोषक तत्व याद रखिएगा पोषक तत्व मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पोषक तत्व मिलकर भोजन के मुख्य पोषक तत्व मिलते हैं। यानी जो अब हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों को लेते हैं जो पोषक तत्व में मिले रहते हैं, तो भोजन के मुख्य स्रोत के रूप में जाने जाते, वो एक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। और याद रखना इनसे हमें क्या मिलती है, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, वृद्धि होता हम लोगों का शरीर का। उनके बाद बच्चों विकास की बात करेंगे, ये सब और जीवन क्रियाएं चलने लगती है। तो याद रखना भोजन एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग खाते पीते हैं, और वो जब खाते पीते हैं तो हमारे शरीर में पचता है, और पचने के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अंदर ताकत देती है, और क्या करती, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी देती है, और क्या करती, हमारा
शरीर विकास करता कैसे जरा, जब हम लोगों को माँ अपने गर्भ से जन्म दी और उनके बाद याद रखना हम लोग भोजन लेना चालू किए। भोजन किस रूप में शुरुआत में लिए? मिल्क के रूप में लिए। माँ अपने स्तन से दूध पिलाती थी, तब भोजन मिला। मगर कुछ बड़े हुए तो बड़े होने के बाद फिर भोजन लिए, और भोजन लिए तो क्या धीरे धीरे हम लोगों का शरीर का विकास मिला, हम लोगों को ताकत मिला कोई चीज़ को करने का। तो ये एक प्रकार का भोजन के कारण ही संभव है, जो आपके शरीर को ताकत देगा, आपके शरीर को ऊर्जा देगा, आपके शरीर को वृद्धि विकास कराएगा। ये याद रखना एक प्रक्रिया होती है, याद रखना बच्चों, जिसको हम लोग भोजन के रूप में जाने, भोजन कहते। ये भी बात आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। उनके बाद हम लोगों को जानना है मेरे प्यारे बच्चे कि भोजन किस किस रूप में आपको चाहिए, कौन कौन से तत्व होते हैं पोषक का। तो याद रखना सबसे पहला तत्व की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। दूसरा प्रोटीन का बात करेंगे। तीसरा खनिज की बात करेंगे। चौथा वसा की बात करेंगे। पांचवा विटामिन की बात करेंगे और छठा जल की बात करेंगे। ये भोजन के मुख्य पोषक तत्व है बच्चों, याद रखना, जो कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर बच्चों पाया जाता है। और याद रखना ये एनर्जी हमारे शरीर में तुरंत दे देती है। आज आपसे पूछे क्वेश्चन कि हमारे शरीर में सबसे फास्ट में एनर्जी देने वाले कौन होते, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। और याद रखना तीन एक ऐसे चीज होते जो हमारे शरीर को ऊर्जा के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहला ये कार्बोहाइड्रेट, उनके बाद प्रोटीन और एक वसा होता है। तीन हमारे शरीर में एनर्जी याद रखना बनाने वाले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन सब पर भी हम बात करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको पता चल गया पोषक तत्व ये होता। उनके बाद ऊर्जा की बात, भोजन की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट में बता रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। कहता है भोजन की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले हमें याद रखना ऊर्जा प्लस पोषण देने वाला पदार्थ चाहिए। बात को समझना, ऊर्जा प्लस पोषण देने वाला पदार्थ चाहिए। ये दोनों जब मिल जाएगा तो हमें, दोनों की बात करें तो वो भोजन से मिलता है। याद रखना ऊर्जा भी और पोषण देने वाला पदार्थ की बात करें तो भोजन। उनके बाद जिसे खाकर जीव जिंदा रहते हैं, काम करते हैं, बढ़ते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अजी मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चे, जब भोजन ही नहीं लीजिएगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, पोषण देने वाली पदार्थ जिसे खाकर हम लोग क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं और काम करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये चीज़ संभव तब होगा जब हम लोग भोजन लेते हैं, और भोजन के रूप में कौन कौन से तत्व को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, वसा, विटामिन और जल को लेने का काम करते हैं। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया तो सभी बच्चे की बात हम सब करेंगे, सर ये बात हम समझ चुके हैं, समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग पोषक तत्व के रूप में भी, पोषक तत्व को भी समझ गए। अब हम लोग को बात करना है बच्चों, अब हम लोगों को बात करना है पोषण के दो मुख्य प्रकार होते हैं बच्चों, याद रखना। कितने प्रकार होते हैं? पोषण के दो मुख्य प्रकार होते हैं। इस पर हम लोगों को क्या करना है बच्चों? बात करना। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझेंगे। पोषण क्या होता समझे, पोषण के अंदर जो भोजन था वो किसे किसे कहते ये भी बात समझे, कौन कौन से पोषण तत्व के रूप में जाने जाते ये भी समझे। अब आइए कि पोषण तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण, एक होगा स्वपोषी और एक होगा यानी परपोषी पोषण की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला हमें जो समझना है बच्चों, वो समझना है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। आपके मन में आएगा सवाल किसे कहते हैं, तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि जो पोषण दो प्रकार, एक खुद से बनाने का और एक किसी और पर निर्भर होने का। बात समझिएगा, एक खुद से बनाने का और एक किसी और पर निर्भर होने का। जैसे कि आप अभी मान के चलिए आप सभी बच्चे हैं, तो आप अभी किस पर निर्भर हैं? आप अभी अपने माता पिता पर निर्भर हैं या नहीं है? मगर खुद से कमाने लगिएगा तो क्या माता पिता पर निर्भर रह पाइएगा? तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों कि जब खुद से कमाने लगते हैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, तो एक मान लेते हैं उसको स्वपोषी के रूप में, खुद से करने वाले। और जब हम लोग किसी और यानी माता पिता पर डिपेंड होते हैं तो याद रखना परपोषी के रूप में। तो ये दो बात जिस तरह से आप समझे कि खुद से कमाएंगे तो अपना हुआ, और किसी और पर निर्भर है तो दूसरे का हुआ, तो दूसरे का परपोषी, अपना हुआ तो स्वपोषी। बात समझना, इसको हम ट्रिक की मदद से भी समझाएंगे, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। समझिएगा क्या होता है बच्चों, स्वपोषी पोषण वह, यानी स्वपोषी पोषण एक लिखना बच्चों, एक प्रकार का पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बच्चों। याद रखना, जिसमें जीव क्या करेगा? अपना भोजन स्वयं बनाएगा, किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। यानी कह सकते हैं कि ये जीव सूरज के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड,
जल और खनिजों का उपयोग करके भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। क्या ये बात मालूम है या नहीं बच्चों? जरा बताएंगे कि ये जो भोजन प्राप्त करेगा उसके लिए बच्चों सूरज के प्रकाश की जरूरत होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगा, जल की जरूरत होगा और खनिजों का उपयोग करके भोजन बनाने का या भोजन को तैयार करते हैं बच्चों, याद रखना। उदाहरण के रूप में हम लोग कह सकते हैं, जैसे हरे पौधे की बात करें, शैवाल की बात करें, कुछ बैक्टीरिया जैसे नील हरित शैवाल आप लोग जानते होंगे बच्चों, ये सब याद रखना स्वपोषी के अंतर्गत आता है। और ये याद रखना किसके प्रेजेंस में भोजन बनाने का काम करेगा? सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिजों का उपयोग करके करेगा कि नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चे? क्या ये बात सभी को समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे स्वपोषी तो आपको इतना जवाब दे देना है, और उसके बाद बच्चों आपको एक एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है बच्चों, जब भी आप कोई चीज को पढ़ते हैं, कोई पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, किसी का डेफिनेशन आप लिखते हैं, तो याद रखना बच्चों एग्जाम्पल देना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल से ही बातों को समझा जा सकता है, और एग्जाम्पल जब दीजिएगा बच्चों तो याद रखना वो बेहतरीन हो जाएगा। आप जब डेफिनेशन लिख दिए और डेफिनेशन के नीचे बच्चों एग्जाम्पल पूछा गया तो एग्जाम्पल लिखेंगे, और वह याद रखना वो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लगता है देखने में भी बच्चों, याद रखना। उनके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, ये भी पॉइंट हमें आशा है कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर ले बच्चों, क्योंकि आपको इसमें दिखा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बच्चों याद रखिएगा क्रियाकलाप हो रही थी। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लें, इंपॉर्टेंट बिंदु पर बात कर ले कि स्वपोषी जीवों में क्लोरोफिल होगा। बिल्कुल बात सही है, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। यानी स्वपोषी जीवों में क्लोरोफिल होता है, और ये याद रखना बच्चों कि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्लोरोफिल होगा, और याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन बनाने का। अब आपके मन में सवाल आएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता? सवाल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इन चीज़ों को जानने का आपका भी मन करेगा, सर ये है क्या? इन चीज़ों को जब तक नहीं जानिएगा एक एक पॉइंट को, तब तक आपके दिमाग में ये बात समझ में आएगी नहीं बच्चों, याद रखना। क्योंकि आप लोगों को एक माइंड मैप ये बन गया है कि हमें चीज़ों को याद कर लेना है और रट लेना। नहीं बच्चों, याद नहीं, रटना नहीं है किसी चीज़ों को, बल्कि उनको क्या करना है, हमें समझना है। जो चीज़ समझ जाइएगा ना, तो याद रखना कभी आप उसको भूल नहीं सकते हैं, उन चीज़ों पर आपका जो पकड़ बन जाएगा। मगर याद नहीं करिए, या ये याद कर लीजिएगा, चीज़ों को रट लीजिएगा तो थोड़ा समस्या होगा बच्चों, समस्या क्रिएट होगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण, ये पूछ देगा आपको प्रकाश संश्लेषण किसे कहते, तब आप क्या जवाब दीजिएगा? तब तो आप फंस जाइएगा। तो आप समझिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूरज के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं, तथा उत्पादन या उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। याद रखना बच्चों, जब भोजन बनाएगा ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, तो याद रखना तथा उत्पाद के रूप में किसको? याद रखना O2 को बच्चों, याद रखना किसको बच्चों? O2 को, ये याद रखिएगा रिलीज करता, ये बात याद रखना। अब ये बात आपको पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कि हरे पौधे जो होता है उनके पत्ती पर बच्चों प्रकाश संश्लेषण, सूरज का रोशनी, और उनमें याद रखना क्लोरोफिल पाया जाता है। उनके साथ साथ बच्चों जल, उनके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भोजन बनाता, ग्लूकोज बनाते हैं, और तथा उनसे ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करता। जो हम लोग बाहर में शुद्ध ऑक्सीजन ले पाते हैं बच्चों, तो उसमें अहम भूमिका प्लांट का होता है बच्चों, और वो ऑक्सीजन को शुद्ध करके हम लोगों तक पहुंचाने का काम करता है बच्चे। आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना ये सूरज का प्रकाश देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, यहाँ वाटर आपको दिख रहा है, और किसके प्रेजेंस में बच्चों? जो सोलर एनर्जी है वो देखिएगा फोटोसिंथेसिस के रूप में, और जैसे ये अब बच्चों इनके प्रेजेंस में क्या करेगा? ग्लूकोज, और याद रखिएगा ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करेगा, भोजन भी बना लेगा, और हमें क्या पहुँच देने का काम करेगा? ऑक्सीजन भी देने का काम करेगा। देगा या नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चे? इस बात को बताइए, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जी सर हमें इस बात को समझ चुके हैं, ये कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और ये किस प्रकार से भोजन बनाकर हम लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए, ये भी बात सभी बच्चे समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे, क्या आप सभी बच्चे को मन लग रहा है या नहीं लग रहा बच्चों इस लेक्चर में? सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा आपको बच्चों, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, मगर याद रखना इतना डिटेल से नहीं पढ़े होंगे बच्चों। क्यों टॉप नहीं कर पाता, इसके पीछे रीजन है मेरे प्यारे बच्चे, समझिएगा मेरी बातों को।
इसलिए नहीं टॉप कर पाते हैं क्योंकि चीज़ों को रटा रटाया पढ़ लेते हैं आप लोग, जो चीज़ एक डिफिनेशन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और वो आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा घातक बन जाता है, जिसके कारण आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, आप उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। ओ ये होगा कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। मगर बच्चों, जब हम आपको ये बात पढ़ा देंगे तो याद रखना कि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा और याद भी रहेगा और आसानी से एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके, ये मेरा गारंटी है बच्चों, याद रखना। सिर्फ आप एक बार यकीन करिए और याद रखना। हम आपको कल के लेक्चर में जब लंचिंग कर रहे थे क्रिस कोर्स को, तो आपको बताया गया था कि बच्चों कि आपको एक टारगेट लेना है 450 प्लस का, और वो याद रखना बच्चों, हम दोनों आदमी मिल के कर सकते हैं। जब हम मेहनत आपके ऊपर करेंगे और आप हमसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तब ये चीज़ संभव हो सकता है, आप टॉप 10 में जा सकते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना। अब जो प्रकाश संश्लेषण का कुछ महत्व है बच्चों, इनको समझिएगा। क्या महत्व है? पौधों को भोजन मिलता है, बात तो सही है, बात तो सही है। उनके बाद पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए भोजन का याद मूल स्रोत तो यही है हमारे पृथ्वी पर बच्चों। उनके बाद ऑक्सीजन का उत्पादन भी होता है, याद रखना। इसीलिए कहा जाता है प्लांट को नहीं काटना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को प्लांट लगाना चाहिए। यानी कि बच्चों, क्योंकि एक कारण है हमारे देश में या सभी देशों में बच्चों कि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, और इस जनसंख्या जब बढ़ेगा बच्चों तो याद रखिएगा, जगह तो सीमित है, जगह तो वही है, मगर जनसंख्या बढ़ेगा तो जो प्लांट लगाया गया था उसको काट कर बड़े बड़े उद्योग भी खड़ा कर सकता है, घर वगैरह बना सकता है, खेती कर सकता है। ये एक समस्या हो जाता है, जिसके कारण बच्चों प्लांट सब, मगर प्लांट नहीं का आप लोग सुने होंगे, बिश्नोई परिवार के बारे में सुने होंगे, बिश्नोई परिवार के बारे में सुने होंगे कि प्लांट नहीं काटना चाहिए। प्लांट काटने में वो याद रखिएगा, एक राजा हुआ करता था राजस्थान का, और राजा के द्वारा वो महल जब बना रहा था तो अपने मंत्रियों से एक ऑर्डर दिया था कि जाइए प्लांट काटिए। और जब राजा का मंत्री सब गया प्लांट काटने के लिए तो एक अमृता देवी यानी एक बिश्नोई परिवार रहता था, और वो बिश्नोई परिवार उस पौधा को काटने का विरोध किया, जिसके वजह से बच्चों राजा के मंत्री ने अमृता देवी को, याद रखिएगा, जब अमृता देवी पौधों से चिपक गया तो पौधों के साथ साथ अमृता देवी को भी काट दिया। तो ये एक लंबा से कहानी है बच्चों, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हमें जो पॉइंट है उस पर बात हम लोगों को करना। ये बात हम आप बताएं बच्चों कि प्लांट हमारे पृथ्वी पर होना चाहिए, और हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनना चाहिए बच्चों कि प्लांट लगाना भी चाहिए, प्लांट जितना हो सके लगाना चाहिए। इससे देखिए बच्चों होता क्या, हम लोग भी स्वस्थ ऑक्सीजन ले पाएंगे और हमारा वातावरण भी स्वस्थ रह पाएगा। इसलिए बच्चों हमें ये जरूरत भी है बच्चों। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों कि वातावरण में CO2 की नियंत्रित रहती है बच्चों। जो हमारे वातावरण में CO2 नियंत्रित रहता, ज्यादा नहीं बढ़ पाता बच्चों, तो ये बात याद रखिएगा बच्चों। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चे, उनके बाद जानेंगे कि परपोषी स्वपोषी तो पूरे डिटेल में हम लोग समझे, एक एक बातों को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि परपोषी क्या होता है, सभी बच्चे समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। कहता परपोषी पोषण एक प्रकार का, बच्चों यहाँ एक प्रकार लिख लीजिएगा आप लोग, हाँ, एक प्रकार का पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। देखिए बात बहुत बड़ी बात है, हम आपको क्या बताएं बच्चों, जो जीव स्वयं बना ले वो स्वपोषी हो जाएगा, किसी और पर डिपेंड हो तो वो क्या हो जाएगा, परपोषी हो जाएगा। यानी स्वयं नहीं बना सकते और अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं बच्चों, परपोषी पोषण के रूप में जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिए। अब एग्जाम्पल के रूप में कौन सा हो सकता है, बिल्कुल सिंपल में अपने वर्डों में एक एक बातों को समझेंगे ताकि दिक्कत ना हो सके बच्चों, क्योंकि जरा जरा सा भी बड़ा वर्ड हो जाए, बड़ा सा एक डिफिनेशन हो जाए तो फिर समस्या हो जाएगा। वही पॉइंट हमें लिखना है जो कि कहा जा रहा है, जो कि मांगा जा रहा है, जो कि उन का आंसर है, उसी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ज्यादा एक विस्तारित और एक एक बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए पहला हम लोग जानेंगे मनुष्य परपोषी के रूप में पशु के रूप में गाय, कुत्ता, बकरी, ये सब आप लोग जानते होंगे। फफूंदी का नाम सुनेंगे, फंगी जिसको कहते हैं, ये इसका भी एक बहुत बड़ा लंबा श्रृंखला है बच्चों। उनके बाद हम लोग जानेंगे परजीवी जीव, जैसे जू की बात करें, मलेरिया का कीट की बात करें, ये सब जीव कैसे होते हैं बच्चों, परपोषी पोषण होते, कैसे होते हैं, परपोषी पोषण होते हैं। आइए अब परपोषी भी आप लोग सभी बच्चे समझे होंगे। अब परपोषी और स्वपोषी को दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए, कहानी की मदद से बच्चों समझिएगा, क्योंकि बच्चों ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, सर याद नहीं होता है। बात तो सही है कि याद नहीं होता, याद कैसे किया जाए, इन बातों को समझिए थोड़ा सा बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों सही से नहीं पढ़ पाते हैं, और जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो सही से
स्टडी नहीं करेगा दिक्कत तो होगा। याद नहीं होता बहुत सारे बच्चों का, ये भी सवाल, क्योंकि हम कल के लेक्चर में ये भी बात बताए हैं कि याद नहीं होता क्या कारण है। तो आपका जो लिए थ्योरी पढ़े वो चीज में दिक्कत है, आप समझे नहीं बढ़िया से, बातों को रट लिए, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा। तो आइए हम लोग एक कहानी के मदद से समझते हैं बातों को। कहता है जीवन की थाली कहानी से समझिए। एक जीवन की थाली है, सब जानते हैं जीवन की थाली हम लोगों का है, और उस थाली में क्या होता है, एक भोजन होता है। क्या होता है बच्चों, भोजन होता है जो कि सबके लिए प्रिय होता है। और हम लोगों को पृथ्वी पर रहना हो तो याद रखना, एक पापी पेट के कारण हम लोग इतना कुछ कर पाते हैं। याद रखना, ये पापी पेट नहीं होता तो याद रखिएगा बच्चों, हम लोग इतना सारा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चों। कहता है क्या, एक बार 3 दोस्त थे, पौधा, गाय और मनुष्य। बात समझना, 3 दोस्त थे, पौधा, गाय और मनुष्य। पहला दोस्त का नाम है बच्चों, पहला जो दोस्त है उस दोस्त का नाम है बच्चों पौधा। बोला, मैं अपनी खाना खुद बनाता हूं, सूरज की रोशनी से, पानी और हवा से। ये बात किसने कहा, पहला दोस्त ने कहा। किस दोस्त से कहा, और अदर जो दूसरा दोस्त था उससे कहा कि मैं अपना या अपनी खाना खुद बनाता हूं। अब जब खुद बनाता हो तो उसको क्या कहते हैं, जरा समझ जाइए। या स्वपोषी होगा, स्वपोषण होगा या नहीं होगा, मेरे प्यारे बच्चे जरा बताएंगे, स्वपोषण होगा या नहीं होगा। अब आइए, अब कहता दूसरा दोस्त सवाल कर रहा है। कौन दोस्त सवाल कर रहा है, दूसरा। गाय बोली, मैं तो खाना बनाती नहीं। बात तो सही है, मैं तो खाना बनाती नहीं, मैं पौधों को खाकर ऊर्जा बनाती हूं या ऊर्जा लेती हूं। अब तीसरा दोस्त मनुष्य का रहा है। मनुष्य बोला, अरे मैं भी खाना नहीं बना सकता, अरे मैं भी खाना नहीं बना सकता। और अब देखिए, ये दोनों ने बात ये कहा, तो मैं तो पौधे और जानवर दोनों को खाकर ऊर्जा बनाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये यही परपोषी का या परपोषण का हिस्सा है या नहीं बच्चों। क्या ये बात सभी बच्चे के दिमाग में नोट हुआ या नहीं, एक बार सभी बच्चे थम्स अप करेंगे, सर ये बात समझे हम, क्या अब स्वपोषी और परपोषी में किसी को हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होने वाली है बच्चों। आइए अब हम लोग बात करेंगे स्वपोषी और परपोषी के आगे की बात करते हैं बच्चों। और आइए आगे की बात करते हैं। अब सभी बच्चों को यह भी बात मालूम होगा कि परपोषी पोषण के मुख्य प्रकार होंगे बच्चों। परपोषी पोषण के मुख्य प्रकार होंगे, और कौन कौन से प्रकार होंगे परपोषी पोषण के, आइए हम लोग एक एक करके इन बातों पर चर्चा करते हैं बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझेगा कि स्वपोषी और परपोषी जिस प्रकार से समझे उसी प्रकार से हम इन बातों पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला जो प्रकार होगा बच्चों, परजीवी पोषण पर बात करेंगे। दूसरा मृतोपजीवी पर बात करेंगे। तीसरा प्राणी संभोजी पर बात करेंगे। ध्यान से सुनना, हम इस पर ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। पहला परजीवी पोषण के रूप में कौन होगा, मलेरिया की बात करें, मलेरिया का प्लाज्मोडियम का हिस्सा। दूसरा बच्चों फफूंदी की बात आप लोग सुने होंगे, फंगी की बात करें। और प्राणी संपोषी जिसको मानव और पशु की बात करें तो याद रखना, मानव और पशु प्राणी संभोजी के रूप में जाने जाते हैं, मृतपोषी कौन फंगी के रूप में। और परजीवी पोषण क्या हो जाएगा, मलेरिया का प्लाज्मोडियम सब हो जाएगा बच्चों। क्योंकि प्लाज्मोडियम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया बुखार को उत्पन्न करता है। इनका 4 प्रकार का भाई होता है बच्चों, प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है। और आप लोग सुने होंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता होगा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता, ये आप लोग सुने होंगे। नहीं सुने हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम बताएंगे, इन सब पर चर्चा भी करेंगे बच्चों। अब इसमें बच्चों सवाल ये है कि अमीबा भी तो एक है। अमीबा की बात करें तो अमीबा के बारे में पूछ देगा कि अमीबा भोजन कैसे करता, पोषण कैसे लेता। तो याद रखना, अमीबा में पोषण परपोषी होता। बात तो सही है बच्चों, कैसा होता है, परपोषी की स्वपोषी होगा। परपोषी होता है जिस रूप में हम लोग जाने बच्चों, होता है जिसमें वह कृत्रिम पैरों, जिसको सूडोपोडिया कहते बच्चों, क्या कहते, सूडोपोडिया की सहायता से भोजन को पकड़कर फूड वैक्यूल में पचाता है। कहाँ, ये बात पूछेगा कहाँ पचाता है भोजन को, तो इस बात को समझिएगा, फूड वैक्यूल में पचाता है। और किसके मदद से कौन भोजन कैसे लेता है, सूडोपोडिया यानी कूटपाद आप लोग सुने होंगे, और उसी को कृत्रिम पैरों भी कहते बच्चों। याद रखना, आप लोग इससे पहले आप लोग सुने होंगे कूटपाद, मगर याद रखना उसको भी समझिए। और वही चीज है जिसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम पैरों, तो याद रखना। और फूड पकड़कर कहाँ पचाने का काम करता है, इस बात को समझेंगे प्यारे बच्चे। अब आइए, आपके सामने के अमीबा है, और अमीबा के अंदर देखिएगा लाइसोसोम भी है बच्चों। उनके बाद संकुचन सेल,
रिक्तिका भी यहाँ देखने को मिल रहा होगा बच्चों। उनके बाद खाद रिक्तिका भी है, यहाँ खाद रिक्तिका है। उनके बाद बच्चों केंद्रक भी है, देखिएगा केंद्रक, केंद्रक के बारे में आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे। आप सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे केंद्रक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, केंद्रक का खोज किस वैज्ञानिक, क्योंकि ब्रेन का दूसरा, याद रखना, जो ब्रेन है वो केंद्रक का दूसरा रूप है, याद रखना, ब्रेन जो है केंद्रक का दूसरा रूप है। ब्रेन या ब्रेन का दूसरा रूप किसको कहेंगे, केंद्रक का। ये होगा कि ब्रेन का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, केंद्रक को मानते बच्चों, याद रखना इस बात को। कोशिका भित्ति होगा, चारों ओर इससे घिरा हुआ क्या होगा, ये सब कोशिका भित्ति का हिस्सा है बच्चों, याद रखना, ये सब कोशिका भित्ति का हिस्सा है। और याद रखना बीच में साइटोप्लाज्म भी होगा, ये सब जिसको कोशिका द्रव के रूप में भी जानते हैं। तो ये एक अमीबा का नामकरण है, पूछ देगा अमीबा। तो आप सभी बच्चे से अमीबा का डायग्राम आप लोग बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सुंदर सा डायग्राम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों आप लोगों को बनाने के लिए। इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। इस प्रकार से बीच में साइटोप्लाज्म वगैरह सब चीज़ को आप एक एक करके दर्शा सकते हैं बच्चों। उसी तरह से हमें अब बिल्कुल आप सभी बच्चे ये समझ गए होंगे, हमें आशा है कि बिल्कुल ये सारी बात आप समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी पैरामीशियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पैरामीशियम में पोषण की बात करें। सवाल आएगा बच्चों, सवाल आएगा तो इस बात को जानेंगे। कहता पैरामीशियम में पोषण परपोषी होता है, जिसमें सिलिया, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे पता नहीं, हम बता देते हैं आपको बच्चों। सिलिया भोजन को मुख्य यानी साइटोसोम यहाँ होगा बच्चों, साइटोसोम तक पहुंचाते हैं और फूड वैक्यूल में पाचन होता है। साइटोसोम तक पहुंचाएगा बच्चों और पहुंचाने के बाद फूड वैक्यूल में पाचन होता है। दोनों के अंदर पाचन सेम प्रोसेस है पाचन करने का बच्चों। मगर सिलिया को समझिएगा, सिलिया जो होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं फ्लेजिलम कह सकते हैं, जिसको हम लोग पूंछ कहते हैं। पूंछ तो जानते होंगे, नंगरी जानते हैं, नंगरी आप लोग नंगरी जानते होंगे, जिसको पूंछ कहते हैं बच्चों, जिसके कारण मूव करता है जीव। अजी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई भी जीव जो है वो मूविंग कर पाता, बहुत सारे जीव वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, तो उनके लिए उनमें पूंछ पाया जाएगा, जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं या फ्लेजिलम कहता है। अलग अलग जीवों में अलग प्रकार का, किसी में एक भी होगा, किसी में दो भी होता है। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों कि पैरामीशियम किस नामांकन संरचना की बात करें, नामांकन क्योंकि जानना है बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा होगा बच्चों चारों ओर या बीच में जो दिख रहा है संकुचनशील रिक्तिका गया। दूसरा है यहाँ खाद रिक्तिका है बच्चों, यहाँ भरा हुआ किसको क्या कहेंगे, खाद रिक्तिका कहेंगे। उनके बाद गुरु केंद्रक, यहाँ देखिएगा ये गुरु केंद्रक के रूप में जाने, और इसको हम लोग एक छोटा सा और है जिसको लघु केंद्रक भी कहेंगे। उनके बाद यहाँ मुख है बच्चों, इसका ये मुख वाला हिस्सा है, ये मुख वाला हिस्सा है, याद रखना, उनके इसको हम लोग मुख वाला हिस्सा कहते हैं। उनके बाद यहाँ देखिएगा ये सब सिलिया है, ये सब देखिएगा सब सिलिया पाई जाती है। उनके बाद याद रखना ट्राइकोसिस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ बिंदा बिंदा आपको ट्राइकोसिस्ट है बच्चों, कोशिका द्रव इसके अंदर, ये जो सब कोशिका द्रव भरा हुआ, तो ये एक स्ट्रक्चर है बच्चों। और सभी बोर्ड में लमसम ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, याद रखना 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो याद रखिएगा सभी बच्चे कि पैरामीशियम की नामांकन संरचना की बात करें तो आप सभी बच्चे, और कैसे ये भोजन बनाता है ये भी बात आप सभी बच्चे समझ चुके हैं। आइए बात करते हैं बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे मनुष्य में पोषण की बात करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने। अब तो हम लोग बहुत सारे जीवों पर भी यानी बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे मनुष्य में पोषण की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कहता है कि मनुष्य में पोषण की हम लोग बात करते हैं तो मनुष्य में पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर भोजन को खाता है, पचाता है, अवशोषित करता है और ऊर्जा प्राप्त करता। बात को समझना, जब हमारा शरीर पोषण लेते हैं तो वो एक प्रकार वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर क्या करेगा, भोजन को खाता समझते होंगे, पचाता भी है और उनके अलावा बच्चे अवशोषित करता है, फिर उनके परिणाम स्वरूप हमें क्या देती है बच्चों, ऊर्जा प्राप्त करते हैं हम लोग, याद रखना। इसी को यानी कह सकते हैं यानी जीने बढ़ने और, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जीने बढ़ने और शरीर के सभी काम करने के लिए जो भोजन हम लेते हैं उससे उपयोग करने की पूरी
प्रक्रिया को क्या कहते, पोषण कहते हैं। और ये यही बच्चों हम लोग मनुष्य के अंदर भी ये एक प्रोसेस है, इसको लेने का, और इनके परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। और ताकि हम सभी कामों को कर सके, ये संभव तब होगा जब हम भोजन लेंगे, भोजन को पचाएंगे, और पचाने के बाद अवशोषण, उनके परिणाम स्वरूप हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे बच्चों। तो ये एक पॉइंट था जो आप समझे बच्चों, जो पोषण यानी मनुष्य में पोषण की बात हम लोग की। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे, आपके मन में सवाल तो जरूर आएगा। क्या सवाल आएगा? सर ये बात तो हम समझ गए, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण कौन कौन सा होगा, कौन कौन से चरण होते हैं। आप लोग ये बात अभी सिर्फ समझे होंगे कि पोषण क्या होता है, मगर बच्चों समझिएगा, इनके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला भोजन लेना, एक चरण तो ये हो गया भोजन लेना। भोजन लेते हैं तो मुख से हम लोग खाना खाते हैं, याद रखना बच्चों, खाना, मुख से खाना 2 बार हो गया। हाँ हाँ। उनके बाद हम लोग बात करेंगे पाचन, भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में यानी टूटना, हम सब पर डिटेल से बात करेंगे, ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा, अवशोषण की बात करें, पचा हुआ भोजन खून में आप कहिएगा सर खून में कैसे मिलेगा? बिल्कुल बच्चों, एनर्जी जो आपको जो ताकत मिलता, जो अभी हम बोल रहे हैं, ये ताकत हमको याद रखिएगा, वैसे नहीं डायरेक्ट भोजन खाए एनर्जी ऐसे नहीं मिल जाता है, ये याद रखना, हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, और याद रखना खून के माध्यम से बच्चों पूरे शरीर के अंदर, याद रखना वो हम पढ़ाएंगे बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है। उनके बाद अभिग्रहण की बात करें, खून द्वारा भोजन को शरीर के हर भागों में पहुंचाना बच्चों, याद रखना ये चौथा। और उत्सर्जन बच्चों, शरीर में पचा हुआ और अवशिष्ट मल के रूप में बाहर निकलना, यानी जब हम लेते हैं तो लेने के बाद जब हमारा शरीर काम कर लेता है, ले लेता है, तो कुछ तो अवशिष्ट बचेगा ना, और वो शरीर से बाहर भी तो करेगा ना, जिसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो ये 4-5 चरण आपको देखने को मिलेगा मानव के अंदर पोषण का बच्चों, याद रखना कितना चरण? 5 चरण। पहला भोजन लेना, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा अभिग्रहण, और उत्सर्जन होगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। अब आइए, अब आप को ये जानना है बच्चों कि कितने भाग होते हैं, आप बताइए। 3 चरण तो हम लोग जानेंगे, कितने भाग होते, इस भाग को भी समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कितने भाग होते हैं। आइए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं कि मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आइए समझिए। मनुष्य का पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता, बात तो सही है बच्चों, कई अंगों से जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। एक बहुत बड़ा, याद रखना, भोजन को पचाना बहुत बड़ा एक, याद रखिएगा, वर्क होता है शरीर का। और ऐसे हम लोग खाना खा लिए और खाना खा के शरीर में एनर्जी ऐसे नहीं मिल जाता है। आप लोग जो हवाई बात करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना आसान नहीं है बोल देना, सिर्फ आसान है कर लेना। उस तरह आपके शरीर देखिएगा, शरीर कितना वर्क करता है अंदर, याद रखना। आइए हम लोग बात करते हैं कि जो मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य भाग है, सबसे पहला भाग की हम लोग बात करें तो आप सबको मालूम है मुख है, सबको मालूम होगा मुख। उसके बाद दांत है, दांत के बाद जीभ है, जीभ के बाद लार ग्रंथियां है, लार ग्रंथियां के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे अन्न नली जो होता है, जो लोग याद रखिएगा फूड पाइप भी कहते हैं। उनके अलावा मेरे प्यारे बच्चे अमाशय की बात करेंगे। उनके बाद छोटी आंत, मगर छोटी आंत में कुछ कुछ पॉइंट भी देखने को मिलेगा बच्चों। छोटी आंत में, ये छोटी आंत का थोड़ा छोटा छोटा बेटा भी है, याद, ये जो की मदद करता, ये काम करता बच्चों, याद रखना। ये छोटा छोटा इनका खुद का काम करने वाला वर्कर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं इनका, इसका एक 3 गो बेटा है, 3 गो धियापुता कह सकते हैं बच्चों। और इनका क्या काम है, ये कैसे काम करता है, तो ड्यूओडेनम की बात करें, ये एक हो गया। जेजुनम की बात करें, ये एक हो जाएगा। और याद रखना इलियम, ये छोटी आंत का तीनों, याद रखिएगा, भाग के रूप में, तीनों बेटा के रूप में जाने जाते, जो कि इनके साथ मिलकर काम करता मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत, किस पर बात करेंगे, बड़ी आंत। और उनके बाद करेंगे बच्चों मलाशय, और उनके बाद बात करेंगे गुद्दा, एनस पर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो ये 11 गो बात हम लोगों को पढ़ना, यही 11 गो मिलकर तब जाके एक पूरा पाचन तंत्र को बनाने का काम करता मेरे प्यारे बच्चे। पूरे एक सिलसिला की बात करें तो याद रखना, ये सच्चाई भी है बच्चों, अलग अलग हिस्सों, अलग अलग अंगों का अलग अलग काम है, और सबका योगदान है बच्चों एक डाइजेशन सिस्टम को पूरा करने का, हमारे खाना को पचाने का। तो क्या आप सभी बच्चे ये बात जाने या नहीं जाने बच्चों? क्या हम एक एक करके सभी बातों पर चर्चा कर दूं क्या?
क्या आप सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि क्या मैं एक एक करके सभी बातों पर चर्चा कर दूं। आइए, बहुत सारे बच्चे को जानने का एक जिज्ञासा होगा, सर जरूर बताइए, जरूर जानेंगे। और जानिए बच्चों, और जिस तरीका से हम आपको दे रहे हैं बच्चों, याद रखना, यकीन मानिए बच्चों, अजी आप सभी बच्चे इन सभी चीजों को देख लिए, पढ़ लिए, तो याद रखना बच्चों, इससे रिलेटेड चैप्टर यानी ये चैप्टर में किसी भी प्रकार का कभी समस्या नहीं होगी बच्चों, याद रखना। सिर्फ आपको पढ़ना है मेरे साथ बच्चों में। अब इनके साथ यही ठो नहीं, आपको तो एक वन शॉट के रूप में पढ़ा रहे हैं, इनका क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बोर्ड में, जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है उस पर बात करेंगे। उनके साथ साथ बच्चों याद रखना, जो क्वेश्चन बैंक है उस पर भी बात करें, जो पूछा गया, उनके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए, पहला हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहला मुख की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? मुख। देखिए आपके सामने मुख का एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा बच्चों, देखिए मुख क्या होता है। देखिए, अब समझिए मुख किसे कहते हैं, कि किसकी बात करें, मुख किसे कहते हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, मुख की बात करें तो मुख वह भाग है जहां से भोजन शरीर में प्रवेश करता है। क्या करता? प्रवेश करता है। और जहां पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो हमारा माउथ ही एक ऐसा है जिससे प्रवेश करता है और यहां पाचन की क्रिया शुरू होती है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखेंगे। उनके बाद मुख के मुख काम क्या क्या होगा? भोजन को चबाना भी एक काम है, मुख का ही एक हिस्सा है। भोजन का स्वाद लेना भी, और भोजन को लार से गीला कर देना, और याद रखना कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभिक पाचन करना। और याद रखना कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभिक पाचन माउथ से ही चालू हो जाता मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना। सबसे पहला आपको दांत दिखा, जीभ देखा, गला देखा, ये एक हिस्सा है इसका बच्चों, याद रखिएगा मुख का। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? पूछ देगा मुख किसे कहते, तो आप सभी बच्चे बताएंगे मुख वह भाग है जहां से भोजन शरीर में प्रवेश करता है और जहां पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है बच्चों, याद रखना। और इनका काम सभी बच्चे याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दांत पर बच्चों। दांत तो सबके पास होगा, दांत तो सबके पास होगा, इस तरह से चमकता हुआ दांत होगा बच्चों। आप सभी बच्चों को मालूम होगा केनाइन भी होता, प्रीमोलर होता और मोलर्स होता बच्चों, ये याद रखिएगा, ये हिस्सा होता दांत का। हम पढ़ाएंगे क्या होता है, कौन दांत का क्या काम है, कौन किसको काट सकता, कौन दांत काटने का, कौन चबाने का होता बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों। दूध वाला भी दांत होता है, आप सभी को मालूम होगा। आइए, कहता है दांत कठोर अस्थि नुमा संरचना है जो भोजन को काटने, ध्यान से सुनना, जो कौन कौन होता, भोजन को काटने वाला, चबाने वाला और पीसने वाला होता है। अलग अलग काम करता बच्चों। पहले क्या करता? काटेगा, काटने के बाद फिर क्या कर, चबाएगा, पूरे मुंह को चलाएगा। उनके बाद पीसने का काम करेगा, अंदर में पीसने वाला होता है उसको पीस देता है, महीन कर देता है। जिस तरह से गेहूं को क्या करता बच्चों, आटा बना देता है, उसी तरह से याद रखना यहाँ भी ये करता है, का कार्य करती है। दांत के मुख्य कार्य है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को बच्चों, ये बात हम लोग जान गए, क्या करेगा? काटने का, चबाने का और पीसने का काम करेगा मेरे प्यारे बच्चे। पूरे दांत को चलाएगा, माउथ को चलाएगा। खाते हैं तो इस तरह चबाते हैं कि ना, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, पूरे चबाने का काम करते हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब आइए, दांत के मुख्य कार्य क्या है समझिएगा। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पहला। दूसरा बच्चों काम है, कार्य है, भोजन को चबाकर मुलायम बनाना, याद रखना, सॉफ्ट बन, ताकि याद रखिएगा बाप बाप करके खाते भी हैं, जब भूख लगेगा तो याद देखिएगा बाप बाप करके खाना देने चालू कर देते और इतना स्पीड में लेते हैं कि फंस जाता है। तो आप लोगों को ये भाई आदत तो नहीं है, पानी लेकर बैठे, पानी लाइए आवाज लगाते हैं, और याद रखना ये स्पीड में और नहीं चबाने का कारण है बच्चों, चबा के खाना चाहिए खाना। उनके बाद लार के साथ मिलाकर पाचन शुरू करना, याद रखना, ये किसका कार्य? दांत का, और स्पष्ट बोलने में मदद करना और चेहरे की आकृति को बनाए रखना बच्चों। यदि आप एक सुंदर सा स्ट्रक्चर आपका दिखता है तो याद रखना उस सुंदर से स्ट्रक्चर में इसका भी एक अहम भूमिका है, अहम रोल है बच्चों इसको बनाने का। चलिए, तो ये बात सभी बच्चे समझें, सभी बात जानें, तो हमें बिल्कुल आशा है कि आप सभी बच्चे इस पॉइंट को समझे होंगे। आपके साथ चमकता हुआ तीर्थ दिख रहा होगा बच्चों। आइए हम लोग बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा, अब बात करेंगे टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। अभी दिखाए बच्चों, टेंशन है, जो टाइप्स होते हैं, दांत के प्रकार होते हैं, याद रखना, छेदन दांत होता है जिसको इंसीजर के रूप में हम लोग जानते हैं, तो याद रखना जो काटने का काम करता है। दूसरा जो केनाइन होता है जिसको
रत्नक या नुकीले दांत होता है उसको फाड़ने का काम करता। क्या करता है बच्चों? फाड़ने का काम करता। बहुत सारा एनिमल में देखिएगा बड़े बड़े नुकीला दांत होगा और चीजों को क्या करता है? फाड़ देता है और वो फाड़ कर फिर उनको खाने का काम करता है। उनके बाद बच्चों याद रखिएगा पूर्व चवर चवरक की बात करेंगे जिसको हम लोग प्रीमोलर्स कहते हैं, और मोलर्स होता बच्चों तो याद रखिएगा एक होता जो प्रीमोलर्स है चबाने और पीसने में सहायक होगा, और मोलर जो होगा बच्चों याद रखिएगा ये भोजन को बारीकी से पीसने का काम करता है। ये तो दांत का प्रकार था बच्चों, और किनका क्या काम था ये बात सभी बच्चे समझे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे जीव क्या होता। जीव के बारे में तो सब जानते होंगे। एक प्यारा सा जीव आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों, एक प्यारा सा, आप सबको जानते होंगे कहाँ क्या स्वाद आता। ये स्वाद याद रखना किसके कारण? जीव के कारण। और यही यही जो जीव है बच्चों, और यही जीव क्या याद रखना बच्चों, यही जीव स्वाद वगैरह के बारे में, टेस्टी सब के बारे में पता लगा। याद रखना बच्चों, आप सबको मालूम होगा बच्चों। याद रखिएगा करवा की बात करें बच्चों, और याद रखना खट्टापन, खट्टापन ये करवापन को देता है, ये करवापन को देगा, ये यहाँ से यहाँ तक खट्टेपन को देता है बच्चों। और ये नमकीन है बच्चों, ये क्या है? नमकीन। यहाँ ये देख रहे हैं ये नमकीन है, और यहाँ बीच में है ये मिठासपन को उत्पन्न करता। किसको उत्पन्न करता बच्चों मेरे प्यारे बच्चे? मिठासपन को उत्पन्न करता मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। तो आपसे पूछे सबसे अंदर की ओर जो है जिसको हम लोग बीटर के रूप में जानते हैं, ये क्या है बच्चों? याद रखना ये है करवा, और दोनों साइड यहाँ है ये है बच्चों याद रखना ये हाँ खट्टापन होगा, और ये जो होगा ये होगा नमकीन, और ये जो होगा इसको हम लोग कहते हैं मिठास, मीठा, और यहाँ सामने में मिठास लगता है बच्चों। आप लोग भी करते होंगे, देखेंगे कभी कभी क्या करते हैं आप लोग, मिर्ची खा लेते हैं, कोई तीखा चीज़ ले लेते हैं तो देखिए कितना ये होते हैं लगता, और फिर क्या करते हैं मिठास चीज़ ले लेते हैं, और मिठास से लेते हैं तो थोड़ा राहत मिलता हो। अच्छा आप ठीक हैं, आप टेंशन नहीं है, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? ऐसा थोड़ा फील आता होगा बच्चों। अब आइए हम लोग बात करेंगे काम। जीभ के मुख्य काम है बच्चों स्वाद देना, बिल्कुल मीठा का, खट्टा का, नमकीन का, कड़वा का स्वाद देना बच्चों। चबाए हुए भोजन को इकट्ठा करना भी, और भोजन को गले की ओर धकेलना। जो हम लोग खाना खाते तो गले की ओर यहाँ इस जगह को धकेलने का काम भी कौन करेगा? याद रखिएगा जो हमारे पास जीभ है वो करेगा। और लार के साथ भोजन को मिलाना भी जीभ करेगा। स्पष्ट उच्चारण में भी मदद करना किसका काम है बच्चों? ये आपके सामने एक छोटा सा जीभ दिख रहा है, इसी का काम है मेरे प्यारे बच्चे। क्या ये बात सभी बच्चे समझे या नहीं समझे? तो सभी बच्चे जब समझें तो एक बार सभी बच्चे इस लेक्चर को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, एक बार इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे। इतना काम आप जरूर कर देंगे बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं अब लार ग्रंथि क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। एक बात आप लोग सुने होंगे, जब हमारे पूर्वज की बात करें, हमारे दादा जो थे बच्चों और पिताजी सब जो थे, ये पहले के पुराने समय की जो बात है बच्चों, वो कहते थे कि जैसे सुबह उठो और सुबह तो एक दो गिलास पानी लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए। और जो हमारे माउथ में है सुबह सुबह, जब सुबह हम लोग जगते हैं तो देखिएगा कितना का लेर निकल जाता है इधर से इधर से, ऐसे ऐसे भी होता है, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत के साथ होता होगा। तो वो याद रखिएगा, वो जो है जब पानी पीते तो वो जो माउथ का है वो सब जाके अंदर में जाता, और वो डाइजेशन में भी मदद करता। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ऐसा हम लोगों के पूर्वज लोग करते थे। क्या है? लार ग्रंथि वे ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जो लार का निर्माण करती है, एक लार का निर्माण करती है, और भोजन के प्रारंभिक पाचन में मदद करती है बच्चे। याद रखना भोजन के प्रारंभिक पाचन में मदद करने का काम यहीं से होगा बच्चों। उनके बाद लार के मुख्य कार्य होगा भोजन को गीला करना, चबाने में मदद करना या निगलने में सहायक करना, स्टार्च का पाचन शुरू करना, और मुंह में सफाई और स्वाद देने में भी सहायक होगा। इतना काम है बच्चों लार का, याद रखना इतना काम करता है लार ग्रंथि बच्चों, याद रखना। तो आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया कि लार ग्रंथि क्या क्या करती है, क्या क्या काम करती है, और किसे कहते, ये भी बात हम समझ चुके हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे बच्चों जो अन्न नली है, जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं बच्चों। इनको समझिए क्या होता है आपके सामने, देखिएगा फूड पाइप है बच्चों, याद रखना। यहाँ से फिर चलना चालू होता, खाना की ओर बात करेंगे बच्चों, अलग अलग हिस्सा आपको दिखेगा बच्चों, देख रहे हैं, ये है फूड पाइप बच्चों। क्या है फूड पाइप? ध्यान से सुनना मेरी बातों को बच्चों। कहता है अन्न नली वह पेशीय नली है जो भोजन को मुंह से पेट तक जाता है बच्चों। जो मुंह से भोजन को
पहुंचाने का काम करेगा, तो हम लोग कहेंगे पेट तक, उसी को हम लोग अन्न नली या कह सकते हैं फूड पाइप के रूप में हम लोग, या घेघा भी आप लोग सुने होंगे, घेघा भी कहते हैं इन्हीं चीज़ों को बच्चों, याद रखना। अब इसका काम क्या है बच्चों, याद रखना। अन्य नली की बात करें बच्चों, याद रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं, नली के मुख्य कार्य की बातें भोजन को याद रखना। ये जो भोजन को याद रखना, परिस्थलन नामक होता बच्चों, जो कि भोजन को आगे की ओर प्रोसेस की ओर करने का काम करता। दूसरा, मांसपेशीय संकुचन से पेट की ओर धकेलने का काम भी करेगा बच्चों। उनके बाद ठोस और तरल पदार्थों दोनों को ले जाने का काम भी करेगा। उनके बाद भोजन को वापस ऊपर आने से रोकता है। आप देखिएगा कभी कभी भोजन चले जाता है, अंदर जाएगा तो पुनः वापस आता है, और वापस एक समय में आता है। देखिएंगे कि जब हम लोग वोमिटिंग करते होंगे, देखिएगा अचानक से जब वोमिटिंग आता है तो पूरा निकलता है या नहीं निकलता, आप सबको जब पता होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों बहुत सारे लोग जब बस में सफ़र करते हैं तो बस का लग जाता है, लग जाता है, वो बहुत है जो उसको लग जाएगा, उसको लगता है उठा के ऐसा नहीं बच्चों, जो वातावरण है वहाँ का वातावरण उनको पसंद नहीं आया, उनके बॉडी को, जिनके कारण जैसे वो लेता था तो उनका एक्सेप्ट नहीं करता था, वो एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके कारण वो निकालने का प्रयास करता था, जिसको हम लोग एक वोमिटिंग का रूप, उसके बारे में भी चर्चा हम कर देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं बच्चों। उनके बाद ये जो अन्न नली की विशेषता है बच्चों, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और छाती के बीच से होकर नीचे जाती है। ये जो छाती है बच्चों, इस बीच से होकर नीचे जाने का काम करता है, बीच से नीचे जाएगा, याद रखना इस बात को बच्चों। दोनों साइड ये हिस्सा पाया जाएगा और ये बीच वाले सेंटर पर देखने को मिलता है बच्चों, याद रखना। तो यहाँ तक सभी बच्चे समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों अमाशय के बारे में, जानेंगे कि अमाशय क्या होता है। आपके सामने अमाशय दिख रहा होगा बच्चों, ये अमाशय है, ये अमाशय का हिस्सा है बच्चों। आप सभी बच्चों को ये अमाशय दिख रहा होगा बच्चों, समझिएगा क्या होता है ये अमाशय। अमाशय वह थैली नुमा पेशी अंग है बच्चों, पेशी अंग है जिसमें भोजन को जमा करके मथ कर पचाया जाता है बच्चों। जब भोजन को जमा करेगा तो मथा जाएगा। आप लोग एक बात सुने होंगे, जब हम लोगों की मम्मी लोग क्या करती थी, या आप लोगों की भी मम्मी लोग क्या करती थी, दूध जब हम लोगों के घर में होता था तो दूध में जो छाली होता तो छाली को रखा जाता था, और 10 दिन 15 दिन पर रखने के बाद उसको फिर एक, याद रखना, एक डेक्ची वगैरह या इससे रख लिया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, रही से उसको फिर क्या किया जाता है, मिलाया जाता बहुत, ताकि वो घी बन सके। जब हीटिंग प्रोसेस कर वो जब उनमें को घी में कन्वर्ट किया जाएगा तो बच्चों याद रखना वो मथा जाएगा। उसी को हम लोग उसी तरह हमारे खाना को भी एक प्रकार के जमा करके मथ कर पचाया जाता है, याद रखना बच्चों। उनके बाद अमाशय के मुख्य काम क्या है बच्चों। पहला काम है बच्चों भोजन का संग्रह करना। दूसरा काम है बच्चों रासायनिक पाचन कराना बच्चों। और याद रखना बच्चों रासायनिक पाचन का एक हिस्सा भी देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। और भोजन को मथना बच्चों, याद रखना क्या करना, भोजन को मथने का भी काम करेगा बच्चों, याद रखना। अब कहता भोजन का संग्रह करेगा कौन, अमाशय के प्रमुख कार्य है। दूसरा है रासायनिक, इसमें क्या करेगा को HCl के बारे में मालूम होगा। और HCl भोजन को तोड़ता है और जीवाणुओं को मार देता, जो जीवाणु उस पर अटैक करता, ढिसुम 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 करके को क्या करता, खत्म करने का काम करता। उनके बाद जो प्रोटीन है बच्चों, वो पेप्सिन प्रोटीन क्या करता है, ये भोजन का यानी प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और म्यूकस की बात करें बच्चों, ये क्या करता है, अमाशय की दीवारों को HCl से बचाता है। ये जो HCl है वो दीवार पर अटैक ना कर सके, इसलिए बच्चों दीवार को बचाने का काम करता है बच्चों, याद रखना। क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को। और भोजन को मथना, ये याद रखना तीसरा नंबर का पॉइंट है बच्चों। तो ये किसका, अमाशय का हिस्सा था बच्चों, सभी बच्चे इस बात को समझे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बात करेंगे छोटी आंत के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी बच्चे देख रहे हैं ये छोटी आंत है। ये क्या है बच्चों, छोटी आंत है, जो तीन चीज़ों से, तीन इनका बेटा, ये तीनों चीज़ों के मिलने से बनता है बच्चों छोटी आंत। और यही तीनों सपोर्ट करता तब छोटी आंत का हिस्सा देखने को मिलता है। आइए छोटी आंत आप लोग सुने होंगे, एक छोटी आंत होता है जहाँ, याद रखना बच्चों, भोजन का संपूर्ण पाचन की बात करते हैं, पूरा पचाने का, पूरा क्रियाकलाप करने का काम भी कोई करेगा तो उसका नाम है बच्चों छोटी आंत। क्या करेगा, छोटी आंत। समझना मेरी बातों को बच्चों। छोटी आंत वह लंबी नलीनुमा संरचना है, नलीनुमा क्या बच्चों, संरचना है, जहां भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का
अवशोषण होता बच्चों। पोषण तत्वों का भी हम लोग कह सकते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण होता, कह सकते हैं बच्चों कि छोटी आंत 3 भाग है, छोटी आंत के 3 भाग है बच्चों। पहला डुओडेनम की बात करें बच्चों, ये क्या करता समझना, अमाशय के बाद पहला भाग, ये अमाशय के बाद पहला भाग इसी को कहते। दूसरा यहाँ पीत रस और याद रखना अग्नाशय रस मिलते, जो पेनक्रियाज के रूप में भी हम लोग याद रखेगा, जिसको हम लोग याद रखिएगा, जिसको एक रस के रूप में भी जानते हैं। उनके बाद बच्चों याद रखना जो अग्नाशय रस है मिलते हैं, उनके बाद बच्चों पाचन की मुख्य क्रियाएं इसी भाग के अंदर, जो छोटी आंत के भाग है इसी के अंदर देखने को मिलता है बच्चों। ये आपके सामने डायग्राम है, यही तीनों मिलकर बच्चों याद रखना, तब जाके ये इसको हम लोग कहते हैं, याद रखना बच्चों, कुछ और नहीं बल्कि छोटी आंत का हिस्सा मानते हैं। अब हम लोग बात करें बच्चों, बात करें जीजूनम की बात करें बच्चों, जीजूनम की बात करें, जिसको जेजुनम भी कहते बच्चों, ये मध्य भाग होता। कौन सा भाग होता है? ये छोटी आंत का दूसरा है जो मध्य भाग है, और अधिकतर पचे हुए भोजन से पोषक तत्व अवशोषित करने का काम भी कोई करेगा तो यही करेगा बच्चों, यानी पाचन तंत्र का जो दूसरा नंबर, छोटी आंत का जो दूसरा बेटा है यही करता। तीसरा इलियम की बात करें बच्चों, ये अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है, ये अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है, पोषक तत्वों का अंतिम अवशोषण करता है और भोजन को बड़ी आंत की ओर भेजता है। ये क्या करेगा? भोजन को बड़ी आंत की ओर भेजने का काम करेगा बच्चों। तो आप सभी बच्चे ये बात याद रखिएगा, भोजन को याद रखिएगा, 3 क्रियाओं, 3 रूप में बच्चों छोटी आंत के अंदर 3 हिस्सा देखने को मिला, और तीनों का काम अलग अलग था, पहला, सबसे पहला, बीच में और सबसे लास्ट वाला बच्चों, याद रखना। अब हम लोग जानेंगे छोटी आंत के कार्य, एक साथ कार्य को जानिए कि क्या करता है ये। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पचाने का काम कोई करेगा तो जो छोटी आंत करेगा। दूसरा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वस्य अम्ल आदि का भी अवशोषण कौन करेगा? छोटी आंत। एंजाइमों की मदद से भोजन को उपयोगी बनाना कौन करेगा? छोटी। और रक्त में पोषक तत्व पहुंचाने का काम भी कोई करेगा तो उसका नाम है, याद रखिएगा, छोटी आंत। ये छोटी आंत का काम है बच्चों, याद रखिएगा। किसका काम है? ये छोटी आंत का काम है। ये बात याद रखना, मेरे बातों को बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अरे आपसे पूछे बच्चों, आपसे पूछे, ये बात आपसे पूछा जाए तो याद रखना बच्चों, ये जवाब दे दीजिएगा सभी बच्चे। उनके बाद हम लोग बात करें ये बड़ी आंत है बच्चों, 8 नंबर में बड़ी आंत है। यही सब पाचन का हिस्सा बच्चों। बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। क्या है? अंतिम भाग है, जहां अपचित भोजन से पानी अवशोषित होता है और मल बनता है। बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। कहता है बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, जहां यानी अपचित भोजन से पानी अवशोषित होता और मल बनता। क्या बनता है? मल बनता मेरे प्यारे बच्चे। और यह मल बनने और उससे बाहर निकालने की प्रक्रिया में मदद करती है। मल, जैसे मल बनेगा और बाहर निकालने की प्रक्रिया में भी बच्चों क्या करेगा? मदद करने का काम करेगा। ये बात याद रखिएगा। और ये बच्चों आपके सामने बड़ी आंत का डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, बड़ी आंत का डायग्राम दिख रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, कई बार पूछा भी गया है, तो ये याद रखिएगा सभी बच्चे। और ये बड़ी आंत का अलग अलग हिस्सा अलग अलग रूप में काम करता मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। तो आपको सिर्फ इतना जानना है, उतना डिटेल में हम बात नहीं करने वाले हैं बच्चों। आइए अब हम लोग जानेंगे बच्चों, मलाशय की बात करेंगे और समझिएगा क्या होता है बच्चों इनके बारे में, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन बच्चों। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग है। याद रखना, मलाशय जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत की सबसे लास्ट वाला हिस्सा, जो लास्ट वाला छोर आपको दिखा, उसको हम लोग अंतिम भाग, और जहां मल अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, जहां मल क्या होगा बच्चों? अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, उसी को हम लोग कुछ और नहीं बल्कि मलाशय का हिस्सा कहते हैं बच्चों, याद रखना। अब आपसे पूछा जाएगा मलाशय की विशेषता की बात करें तो लंबाई इसका होता है 12 से 15 सेंटीमीटर, और म्यूकस स्रावित करता है, जिससे मल आसानी से बाहर जाएं। याद रखना, यो म्यूकस को स्रावित करता ताकि मल को बाहर करने में मदद कर सके। और अंत में याद रखना बच्चों, अंत में एनल केनाल और फिर एनस आता है, और याद रखना इसके माध्यम से फिर बच्चों रिलीज हो जाएगा। याद रखना, ये दोनों बाद में आता है, इसके बाद आता, तब फिर यहाँ से क्या होगा? रिलीज होने का काम करेगा बच्चों। उनके बाद हम लोग जानेंगे गुद्दा, एनस। आपके सामने ये पूरा एक डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, एक पूरा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है यानी, और ये पाचन तंत्र पूछेगा, पाचन तंत्र का डायग्राम, तो ये बात याद रखना। हम सब पर थोड़ा बात कर लेंगे बच्चों। आइए क्या होता है
गुद्दा वह छिद्र है जिसके द्वारा मल शरीर से बाहर निकलता। बात तो सिंपल सी है कि गुद्दा वह छिद्र है जो सबसे लास्ट पाया जाएगा और जिसके द्वारा मल शरीर से क्या निकलता, बाहर निकल जाता। बच्चों कहाँ निकल जाता, बाहर आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों। हम माउथ के बारे में भी चर्चा कर लिए, माउथ के बारे में भी चर्चा करिए, एक जो पाइप नालिका है, फूड पाइप नालिका, इसके बारे में भी। और याद रखिएगा बच्चों, ग्रंथि के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए। उनके बाद बच्चों हम लोग किसके बारे में चर्चा किए, याद रखिएगा, पेट के बारे में भी चर्चा कर लिया। आप सभी बच्चों को पता चल गया बच्चों, पता चला। उनके बाद हम लोग बच्चों बात किए किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्जर इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा किए, छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में चर्चा किए। उनके बाद बच्चों हम लोग एनस पर भी चर्चा किए, एनस पर भी चर्चा किए कि नहीं किए, एनस के बारे में भी बताइए कि एनस क्या होता है, सबसे लास्ट होता बच्चों। और मलाशय के भी बारे में भी बात किए, मलाशय के बारे में भी बात किए, मलाशय का हिस्सा बच्चों। और बच्चों हम लोग उनके बाद बात किए मलाशय के बारे में, लास्ट पॉइंट था बच्चों, वो उस पर बात कर लिए। एनस के बारे में बात कर ली। तो ये एक हिस्सा सबको हम एक एक करके पढ़ा दिए, किसका क्या काम है, कौन कैसे किस प्रकार से भोजन बनाने का काम करता है बच्चों। तो ये बात समझ में आ गया। और एक बार बच्चों इस डायग्राम को आप सभी बच्चे रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायग्राम पूछा जाता है, कई बार चर्चा किया गया है इस डायग्राम के बारे में। तो अब बच्चों ये आपका जो पोषण से रिलेटेड पॉइंट था, सबको हम लोग एक एक करके चर्चा कर ली। अब रही बात पोषण चीज़ों को, पोषण को तो हम लोग समझ गए, पोषण के बारे में पूरे पोषण जो पॉइंट था उसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग बात कर लिए बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट से जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में बच्चों, मेन तो आपका आप वही है बच्चों, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट से जो क्वेश्चन पूछा जाता बोर्ड में, वो हो सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट हो या ऑब्जेक्टिव होता है, इस पर हम लोग एक एक करके आइए हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। आइए, हमें बिल्कुल आशा है कि आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, एक एक करके आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे और एक एक करके सभी बातों पर चर्चा हम कर दिए, सभी बातों को एक एक करके आपको पढ़ा दिए और एक एक बातों को हम समझाएं कि माउथ क्या होता बच्चों, इनके अंदर तिथ के यानी दांत के बारे में भी समझाएं, लार ग्रंथि या ग्रंथि के बारे में भी समझाएं। उनके बाद बच्चों आपको पाइप नल जो फूड पाइप है इनके बारे में भी समझाएं। याद रखना, पेट यानी स्टोमच के बारे में भी समझाएं बच्चों। उनके बाद आप सभी बच्चों को याद रखना यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में समझाएं। और उनके बाद बच्चों अमाशय, ये बात याद रखिएगा जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा ये मलाशय का हिस्सा और एनस, सभी के बारे में हम एक एक करके बात किए बच्चों। हमें आशा है कि यहाँ तक सभी बच्चों को ये बात समझ में आ चुका होगा। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, अब जो बात करने वाले हैं प्रश्न पर बात करेंगे बच्चों। किस पर बात करेंगे, प्रश्न पर बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। बात को समझना, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, पोषण के बारे में तो हम समझाए बच्चों। अभी हम जो बोल रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, ये याद रखना बिना पोषण का संभव है क्या। इतना जो हम बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये बिना पोषण का संभव है मेरे प्यारे बच्चे, संभव है क्या, बिल्कुल संभव नहीं है बच्चों। समझिएगा क्या कहता है बच्चों, हम वही बात करेंगे, उसी क्वेश्चन पर बात करेंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। कहता है शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु जीवन को यानी जीवों को पोषण अनिवार्य है बच्चों। जब हम शारीरिक विकास की बात करेंगे, जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु जीवों को क्या चाहिए, पोषण चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए और भोजन को पचाना भी चाहिए बच्चों। याद रखिएगा, ये याद रखना। इसीलिए हमें कोई भी काम करेंगे, कोई भी क्रिया करते हैं तो उनके लिए जब हम एनर्जी ही नहीं मिलेगा तब कोई काम कर सकते हैं क्या। और ये सब काम को करना हो तो इसके लिए भोजन लेना होगा और भोजन लेंगे तब जाके हम काम आसानी से कोई चीज़ को कर सकते हैं। तो ये इसलिए अनिवार्य होता है बच्चों, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों। कहता पोषण की परिभाषा लिखिए, एक छोटा सा पोषण का परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। कहता पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग उसे पचाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उनके बाद हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, समझिएगा सभी बच्चे एक एक करके कि स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उत्पाद यानी उत्पाद क्या है बच्चों। याद रखना, यहाँ उत्पाद होगा बच्चों, सही से आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ उत्पाद आप लोग कर लीजिएगा। ये क्या होगा बच्चों, उत्पाद की बात करता, किसकी बात करता, उत्पाद की बात कर क्या है।
अब समझिएगा मेरी बात को बच्चों ध्यान से। कहता है स्वपोषण में निम्न परिस्थिति का होना आवश्यक है। यानी बच्चों स्वपोषण जो हम लोग कह सकते हैं कि किसी और पर डिपेंड ना हो, स्वयं के माध्यम से स्वयं भोजन बनाने का काम करता है, तो इसके लिए तो कोई ना कोई चीज़ आवश्यक होगा बच्चों। कौन कौन चीज़ जरूरी है तो याद रखना, वही चीज़ आपको लिखना होगा बच्चों। सबसे पहला है सूर्य का प्रकाश की बात करेंगे, पर्णहरित या क्लोरोफिल का होना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना और H2 एवं खनिज लवण इसके याद रखिएगा उत्पादों या ग्लूकोज के रूप में याद रखना बच्चों होना जरूरी है या नहीं, है या नहीं बच्चों, याद रखना बच्चों। तो आप सभी बच्चे याद रखना, आप सभी बच्चे याद रखिएगा इन सभी चीज़ों का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ नहीं होगा तो क्या आपको लगता स्वपोषण का क्रिया संभव हो सकेगा? नहीं संभव हो सकेगा। कैसे कर पाएगा? ये सब चीज़ इनके लिए प्रेजेंट होना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परपोषण से आप क्या समझते हैं। याद कीजिए जब हम आपको ट्रिक बताए थे, तीन दोस्त बताएं, एक पौधा दोस्त था और एक याद रखिए गाय था और एक मनुष्य की बात किए थे वो, ये तीन दोस्त। और याद रखना पौधा जो दोस्त था वो कहता है कि हम खुद भोजन बनाते तो वो स्वपोषी के रूप में, गाय कहता और मनुष्य कहता हम किसी और से लेते हैं या जीव जंतु को दोनों को खाकर हम लोग जीवन यापन करते तो वो परपोषी के रूप में हुआ था। वहाँ देख लीजिएगा एक बार सही से बच्चों। अब कहता परपोषी से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न करके, यानी अपने से भोजन को संश्लेषित न करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो अन्य जीवों से भोजन करने का काम करता, दूसरे पर डिपेंड होकर भोजन करते हैं, उसी को हम लोग परपोषण के रूप में समझते हैं बच्चों, याद रखना। उनके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, कि मृतोपजीवी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? या मृत जीव कह सकते हैं, क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों कि एंजाइम की बात करें बच्चों तो याद रखना यहाँ सड़े गले पदार्थ जो होता है वो याद रखना बच्चों। वो सड़े गले पदार्थ याद रखना, जब ये सड़े गले पदार्थ को कोई खाएगा तो जैसे जल को ये मशरूम का नाम सुने होंगे बच्चों, मशरूम का नाम सुने होंगे, मशरूम खाते भी होंगे आप लोग। और बहुत याद रखना इसमें विटामिन B12 की मात्रा सब होती है, विटामिन D की भी मात्रा होती है, तो याद रखना मशरूम सब भी खाना चाहिए बच्चों। तो आइए सड़े गले पदार्थ जो होता तो समझिएगा, जब कोई जीव मृत या सड़े गले पौधों और जानवरों के शरीर से भोजन प्राप्त करता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मृत जीवी। आप सभी बच्चों को मालूम होगा जब कोई जीव मर जाता है या पौधा मर जाता है तो वो सड़ने गलने लगता है, और वो जीव उनको जब कोई जीव खाता है तो उसी को मृत पोषण के रूप में हम लोग जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? मृत पोषण के रूप में हम लोग जानते हैं बच्चों। उनके बाद याद रखना उदाहरण के रूप में बात करें, कवक जैसे ब्रेड पर उगने वाली जो याद रखिएगा एलगी फफूंदी होता, फफूंदी वो याद रखना, वो इससे भोजन, कवक उनसे भोजन बनाने का काम करता। बैक्टीरिया की बात करें, ईस्ट की बात करें, और मशरूम याद रखना, वो याद रखिएगा वो भी सड़े गले पदार्थों से उगने का काम करता, भोजन प्राप्त करने का काम करता है बच्चों, याद रखना। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, उनके बाद हम लोग बात करें तो याद रखिएगा परजीवी पोषण क्या है। परजीवी की बात कर रहा है बच्चों, किसके बारे में बात कर रहा है? परजीवी क्या होता, बात को समझिएगा। परजीवी पोषण क्या है? जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर या शरीर के अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है तो इसे परजीवी पोषण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कहता है जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर, या देखिएगा आप लोग सुने होंगे दोस्त का ही दुश्मन बन जाता। कभी कभी देखिएगा एक ऐसे दोस्त होते हैं जो साथ तो रहेगा, बहुत बढ़िया से साथ रहेगा, बहुत कुछ सब कुछ करेगा, मगर वो दोस्त का ये एक बहुत बड़ा ये कमजोरी होता है। वो जो दोस्त बता भी देता है और जो बगल वाला दूसरा दोस्त होता है धीरे धीरे उसको खोखला करने लगता है, दोस्त ही बाद में दुश्मन बन जाता है। इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि दोस्त करिए, अच्छे व्यक्ति के साथ दोस्ती करिए, कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती मत करिए जो आपको नुकसान कर दे, आपको याद रखिएगा डुबा दे, आपको बर्बाद कर दे। ऐसे दोस्त को हम आपको साथ। उसी तरह बच्चों यहाँ भी है कि दूसरे जीवों के शरीर पर या शरीर के अंदर रहकर उसे भोजन प्राप्त करता है तो इसे परजीवी पोषण कहते बच्चों। उदाहरण के रूप में जैसे मच्छर बैठता है और खून चूस लेता है। जू की बात, मनुष्य के सिर पर खून, याद रखिएगा सिर पर खून चूसती है। उनके बाद फीता कृमि बच्चों आंतों में रहकर भोजन
लेता है। और याद रखिएगा, कसक जो जीव है जिसको अमरबेल कहते हैं, पौधों का रस चूसती है। ये सब जीव बच्चों अपने जीव में यानी दूसरे जीव पर डिपेंड होकर भोजन लेने का काम करता है। तो ये बात याद रख, पर जीवी का पोषण है बच्चों, याद रखना आप सभी बच्चे। उनके बाद हम जानेंगे प्यारे बच्चे कि प्राणी संपोषी जीव क्या है, किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो याद रखना, जो जीव ठोस भोजन को खाकर निगल कर, पचाकर और फिर अवशोषित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। इन जीवों में पोषण की प्रक्रिया मनुष्यों और जानवरों जैसी होती है बच्चों। किसके जैसे? मनुष्य और जानवरों के जैसे। जैसे मनुष्य की बात करें, गाय बकरी की बात करें, किसकी बात करें? गाय बकरी की बात करें, शेर कुत्ता बिल्ली की बात करें, मेढक की बात करें और मछली की बात करें, ये सब प्राणी पर यानी प्राणी संपोषी जीव के रूप में जाने जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा सभी बच्चे। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये भी सभी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और बच्चों वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब एक बार आप लिख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ना कहिएगा सर जो आपने कराएं वही आया, वही इसी तरह बच्चों, इसी तरह याद रखना सभी क्वेश्चन को आप याद करते चलिए ताकि दिक्कत ना हो। और याद रखना बच्चों, आपको जो पूछा गया ना वही लिखने का प्रयास करिए। जो साइंस में ये होता है बच्चों, जो चीज़ कहा जाता वही लिखिए, अटपटांग चीज़ सब मत लिखिए। जो कहा जा रहा, जितना बात पूछा गया उतने चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए और अपने शब्दों में प्रयास करिए, अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करिए बच्चों। अब हम लोग बात करें तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं बच्चों। पूछेगा क्वेश्चन आपसे, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं बच्चों। आइए, आपको तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत सारी बातों पर चर्चा की, बहुत सारी बातों को हम लोग पढ़े बच्चों, बहुत सारी बातों पर हम लोग चर्चा करके दिखाए बच्चों क्या क्या होता बच्चों, एक एक करके हम लोग चीज़ों को जाने भी बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों कि जब हरे पौधे सूरज की रोशनी या पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के रूप में जानते हैं बच्चों। यानी कि जब हरे पौधे सूरज की रोशनी और पानी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन या ग्लूकोज बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानते हैं। जिनके लिए क्या क्या होना आवश्यक है बच्चों, सूर्य का प्रकाश की जरूरत होगा, क्लोरोफिल यानी हरित लवक की बात करें, पत्तियों की हरी रंग द्रव्य होना बहुत जरूरी है बच्चों, पानी की होना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। और ये सब होगा तो आसानी से भोजन बना सकेगा कि नहीं बना सकेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये सब चीज आवश्यक है इनके लिए बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करेंगे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। बात को समझना कितना इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, समझिएगा मेरी बातों को। उत्तर, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता बच्चों, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि पत्ता हरा क्यों दिखता है, क्लोरोफिल के कारण। मानव का रक्त क्यों लाल दिखता है बच्चों, याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण। मगर हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन में एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण उतना डिटेल में बात तो नहीं करेंगे, मगर थोड़ा सा आप लोग जानिए। जिस तरह से क्लोरोफिल के कारण बच्चों हरा भरा दिखता है, उसी तरह बच्चों याद रखना कि मानव के अंदर जो लाल रंग दिखता है बच्चों, वो हीमोग्लोबिन में एक वर्णक होता है, उसके कारण ऐसा होता है। हम उतना डिटेल में जब हम उस पर बात करेंगे तब हम बात कर लेंगे बच्चों। आइए, तो जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता। तो आप ये क्वेश्चन जब आपसे पूछे बच्चों तो आप सही जवाब देंगे, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग जानेंगे भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या, और याद रखना भोजन पचे ही नहीं तो एनर्जी मिलेगा कहां से। भोजन पचेगा तब तो एनर्जी मिलेगा, और भोजन पचवे नहीं करेगा तो एनर्जी मिलेगा कहां से, यह बात तो समझिए। अब आइए समझिएगा इनके बारे में बच्चों। भोजन के जटिल अघुलनशील अणुओं का सरल घुलनशील अणुओं में विघटित होने की क्रिया पोषण का पाचन कहलाता बच्चों, याद रखें। क्या भोजन के जटिल हिस्सा है बच्चों, अघुलनशील अणुओं का सरल घुलनशील अणुओं में विघटित होने
की क्रिया को क्या कहेंगे, भोजन का पाचन कहलाता बच्चों। जैसे क्यों जरूरी है तो समझ लीजिए, थोड़ा सा भोजन को शरीर द्वारा उपयोग किए जाने योग्य बनाना, दूसरा ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर की वृद्धि करना और कोशिकाओं की मरम्मत करना। और भोजन पचबे नहीं करेगा तो हमें ताकत मिल पाएगा, एनर्जी मिल पाएगा, कोई काम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये जो हमें ऐसे ऐसे बाय बाय टैटे कर रहे हैं, ये भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बोल भी नहीं सकते, खड़ा भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए बच्चों ये सब चीजों के लिए। तो पाचन होगा, तो पाचन होगा तब हम ये सब चीज कर सकते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखे। क्वेश्चन सिंपल सा है, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनके बच्चों क्या कह रहा है, नाम लिखने को कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो समझिए, मनुष्य में मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, उनके नाम निम्न प्रकार है बच्चों। समझिएगा, पहला नाम की बात करें, पेरोटिक लार ग्रंथि होगा, दूसरा सब मेडी बुलर लार ग्रंथि होगा और तीसरा सब यानी सब लिंगुअल लार ग्रंथि देखने को मिलेगा। ये तीनों लार ग्रंथि बच्चों याद रखिएगा, का नाम लिख दिए और याद रखिएगा, और ये नाम लिख दिए इसका, तो आपको इसमें 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। इतने ही बात पूछा जाएगा आपसे। उनके बाद हम लोग जाने बच्चों कि मनुष्य में अमाशय अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे। तो हम लोग बच्चों बात कर सकते थे, सिर्फ इस तीनों भागों का नाम बता देंगे और तीनों का नाम लिखा देंगे। 2 भाग आप लोग पढ़ने को मैं, हम 3 भाग पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि 3 भाग भी पूछा जाता है। आप लोगों को 3 भाग मालूम होगा, हो सकते बच्चों, तो याद रखिएगा 3 भाग मालूम होगा तो ठीक है, नहीं तो 3 भागों को जानिए। मनुष्य में अमाशय को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है बच्चों। पहला है कार्डियक भाग, दूसरा होगा फंडिक भाग बच्चों, जिसको फंडस भी कहते हैं बच्चों, और लास्ट में बच्चों पायलोरिक भाग बच्चों। तो समझिएगा क्या होता है, एक एक करके तीनों भाग का सिर्फ नाम पूछा गया, मगर हम तीनों पर चर्चा कर देते ताकि याद रहे आप सभी बच्चों को। ये जो कार्डियक भाग है, यह भाग अन्य जो फूड पाइप से जुड़ा होता है। दूसरा फंडिक भाग जो है बच्चों, यह अमाशय का, याद रखिए, ऊपर वाला गुंबद नुमा जो हिस्सा होता है उस पे पाया जाएगा बच्चों। यह भोजन को कुछ समय तक संग्रहण करने का काम करता है, जो फंडिक या फंडस के रूप में हम लोग जानते हैं बच्चों, फंड्स के रूप में जानते हैं, फंड्स के रूप में जानते हैं। इसी को बच्चों फंडिक भी कहते, क्या कहते, फंडिक भी कहते बच्चों, याद रखिएगा। फंड्स भी इसी को कहते बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद पायलोरिक भाग जो होता बच्चों, यह भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है। ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, जो पहला भाग छोटी आंत का था, पहला बेटा उससे जुड़ा होता है, और यही भोजन को धीरे धीरे आंत में भेजता है बच्चों। और यही क्या करता है, धीरे 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 भोजन को आंत में भेजने का काम करेगा। क्या करेगा, धीरे धीरे भोजन को आंत में भेजने का काम करेगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। अब बच्चों हम लोग बात करें, अब हम लोग बात करें बच्चों, अब हम लोग बात करें, ये बात तो हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करें तो याद रखिएगा कुछ बात, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पर, एमसीक्यू पर बात करेंगे बच्चों। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भाग के नाम लिखे बच्चों, जो आपको पढ़ाएं बच्चों। देखिएगा, आपको जब हम 1 शॉट के रूप में आगे पढ़ाएं बच्चों, पीछे पढ़ाएं तो याद रखिएगा, वहां बताएं कितने भाग होती है बच्चों, याद रखिएगा। आइए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। मनुष्य की छोटी आंत की कुल लंबाई जो होती है 6 से 7 मीटर होती है। आप एक बात समझ लीजिएगा, आप लोगों के सर जो पढ़ाए होंगे, या तो 6 और 7 दोनों सही है, दोनों बुक में दिया गया है। आप ये टेंशन में नहीं आ जाइएगा, सर हम 6 पढ़े हैं, हम 7 पढ़े हैं, नहीं, ये नहीं होगा, नहीं बच्चों, ये दोनों होगा। और याद रखिएगा दोनों सही है, कोई दोनों गलत नहीं। आप 6 पढ़ेंगे वो भी ठीक है, 7 मीटर पढ़ेंगे वो भी आपका ठीक है बच्चे। कहता छोटी आंत के 3 भाग के नाम बताइए। पहला आपको पढ़ाए बच्चों, ड्यूओडेनम की बात के, जो छोटी आंत का पहला भाग होता, पाचन का अधिकांश कार्य यही होता है बच्चों। दूसरा जेजुनम की बात करेंगे, ये याद रखना बीच का भाग है, पोषण तत्वों का अवशोषण शुरू यहीं से होता है। अगला आपको सिर्फ ये भाग का नाम पूछा गया। इलियम की बात करेंगे, इलियम याद रखना आखिरी और सबसे लंबा भाग, और अधिकतर पोषक तत्व यहीं अवशोषित होते हैं बच्चों, याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, अधिकतर।
तो आप सभी बच्चे इस बात को भी समझे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ पूछा गया कि कितना लंबाई होता है और कितना भाग, तो आप 3 भाग का सिर्फ नाम लिख लीजिएगा, इनका चर्चा भी नहीं भी करिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों उतना। उनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब एमसीक्यू पर बात करेंगे बच्चों। आइए आपको हम वन शॉट के रूप में पढ़ा दिए पूरा चैप्टर, ये इस पोर्शन के बारे में, उसका क्वेश्चन जो उनसे रिलेटेड पूछा जाता है उस पर भी बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पर बच्चों, बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। पहला ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते देखते। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाते हैं बच्चों? कितने बच्चे हैं जो इसका सही सही जवाब देंगे? तो बच्चों याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा यानी परपोषी, मृतजीवी, स्वपोषी या परजीवी, बताइए कौन सा होगा? तो आप सभी बच्चे इसका जवाब देंगे क्या? स्वपोषी। बहुत सारे बच्चे ने जवाब दे रहे, इसका जो सही आंसर होगा वो स्वपोषी होगा, प्यारे बच्चे याद रखिएगा। उनके बाद आपको परपोषी के बारे में भी समझाएं, मृतपोषी के बारे जो मरे हुए जीव को खाता है, परजीवी जो किसी जीव पर रहकर उनको खाने का काम करता है। तो आइए उनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे, एक मिनट बच्चों, हाँ बात करेंगे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? बताइए क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या O2 होगा, क्या N2 होगा, क्या H2 होगा? बताइए कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? कौन से बच्चे इसका सबसे पहले जवाब देते हैं? देखते हैं कौन कौन से बच्चे इस क्वेश्चन का सबसे पहला, और आप सब बच्चों का क्या तैयारी है ये भी देख लेते हैं, कौन बच्चों का कितना तैयारी है, कितने बच्चे जवाब देते सही सही, और जितने भी बच्चे ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा और बताइएगा कितना कितना किसका कितना सही हुआ मेरे प्यारे बच्चे। आइए इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा O2 यानी बी ऑप्शन, बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा? राइट। जो भी बच्चे बी बोल रहे हैं बिल्कुल उन सभी बच्चों का राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। उनके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है। अजी आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण पौधा के किस भाग में, जड़ में होगा, तना में होगा, पत्ती में होगा या फूल में होगा? सभी बच्चे जवाब देंगे किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती। तो आप सबको मालूम होगा क्लोरोफिल किस में, याद रखना बच्चों पत्ती के अंदर, तो पत्ती होगा इनके, याद रखिएगा इसका राइट आंसर बच्चे। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। जो पाचन होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है, आपको पढ़ाए बच्चों वन शॉट के रूप में, और आप सभी बच्चे जाने भी, जो आपका ये याद रखिएगा माउथ है, यहीं से पाचन का शुरुआत होती है। तो बहुत सारे बच्चे जवाब दिए सर इसका सी ऑप्शन होगा मुंह, जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों, तो यहां से पाचन का शुरुआत होती है बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों, याद रखना लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सभी बच्चे जवाब दीजिएगा कौन सा एंजाइम होगा इसका? पेप्सिन होगा, एमाइलाइज होगा, या रेनिन होगा, या लाइपेज होगा? जवाब दीजिएगा कौन सा होगा इसका सही आंसर बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बी ऑप्शन, जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं उन सभी बच्चों का राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा। भी बच्चे जवाब दिए एमाइलेज, बिल्कुल उन सभी बच्चों का राइट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पाचन की शुरुआत कहां से होती है। ये क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए थे, एक मिनट बच्चों, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए थे ना, हाँ ये क्वेश्चन भी कर लिए थे, हाँ ये रहा, ये होगा क्वेश्चन बच्चों, यानी अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है, जरा बताइएगा अमीबा भोजन बच्चों कैसे ग्रहण करता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो अमीबा भी तो भोजन करेगा, पर अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है इसके बारे में पूछा गया कि अमीबा भोजन कैसे करता है। क्या सुडोपोडिया के से होगा, या बच्चों सिलिया से होगा, या फ्लैजेला से होगा, या मुख छिद्र से होगा? तो जवाब दीजिएगा किससे होता मेरे प्यारे बच्चे। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है सर इसका जो सही जवाब होगा याद रखिएगा सुडोपोडिया होगा, बिल्कुल सही बात। सिलिया तो काम करता, फ्लैजिला काम करता, याद रख गति करने में बच्चों, किस रूप में ये दोनों काम करता है? गति करने में बच्चों, याद रखिएगा गति करने में मदद करता चीजों को, याद रखिएगा किसी को याद रखिएगा एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो गति में मदद करने का काम करेगा बच्चों। दूसरा बच्चों याद रखना, दूसरा मुख छिद्र, याद रखें मानव के अंदर जो मुख होता बच्चों उसके माध्यम मदद से भोजन शुरुआत होता बच्चों, याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल इनका राइट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि फंगस किस प्रकार का पोषण करता है। फंगस किस प्रकार का पोषण करता है? बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बताइए बच्चों फंगस किस प्रकार का पोषण करता है, इसके बारे में जानिए बच्चों। फंगस किस प्रकार का पोषण करता है मेरे प्यारे बच्चे, इसका जवाब दीजिएगा सभी बच्चे, किस प्रकार का करता है बच्चों।
पहला है स्वपोषी करेगा, मृतजीवी होगा, परजीवी होगा या प्राणी संपोषी होगा। जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। देखते कौन बच्चे इसका सही सही जवाब दे पाते हैं, किस प्रकार से पोषण करता है। देखते कितने बच्चे सही जवाब देते हैं पहले। सभी बच्चे जवाब देंगे कौन सा होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चे वो मृत जीवी, यानी बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिए सर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल बात सही है बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे आप जानिएगा स्वपोषी मतलब जो भोजन स्वयं बनाता है, परजीवी जो किसी जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन क्या करता, लेने का काम करता। प्राणी संपोषी भी बच्चों याद रखिएगा, जैसे हम लोग प्राणी संपोषी के रूप में मानव, डॉग, कुत्ता, ये प्राणी संपोषी के रूप में जाने जाते हैं। उनके बाद हम लोग जानेंगे क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ये जवाब दीजिएगा बच्चों, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, प्रकाश ग्रहक में, ग्रहक में, क्लोरोप्लास्ट में, रंध्र में या जड़ों में। बच्चों बताइएगा किस में पाया जाएगा, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, जरा जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन का भी सही सही जवाब देते हैं, कितने बच्चे इसका सही सही जवाब देते हैं, देख लेते हैं। कहाँ पाया जाता बच्चों, जवाब दीजिएगा सभी बच्चे, कहाँ पाया जाता है, सभी बच्चे जवाब देंगे कहाँ पाया जाता। तो आप सबको मालूम होगा बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल बच्चों याद रखिएगा, में बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा। आइए, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, ड्यूओडियन, यानी ओडियम या ओडियम भी इसको कहेंगे, जेजुनुम होगा, जेजुनम होगा, उनके बाद आइलियम होगा या कोलन होगा। बच्चे ये जवाब इसका सही क्या होगा बच्चों, पहला जवाब बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ओडिनम होगा या जेजुनम होगा या आइलियम होगा या इसी को इलियम भी कहते हैं या कोलन होगा। सही जवाब बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखते कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसका सही जवाब देते हैं। देखते हैं कौन से बच्चे सही जवाब दे। अभी आपको पढ़ाएं बच्चों, थियोरिकल पोर्शन के अंदर ये बात हम कराए थे बच्चों, जो इसका सही जवाब होगा वो सी होगा। जो भी बच्चे सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल उन सभी बच्चों का राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे ने जवाब सही दिए हैं और बहुत सारे बच्चे ने गलत भी जवाब दिए हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि मानव पाचन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, जरा बता दीजिए। मानव फैक्ट्री सबसे ज्यादा क्रियाकलाप कहाँ होती है, सभी बच्चे बताइए सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा तो छोटी आंत में होती है। तो हमें लगता है बच्चों इसका जो सही जवाब देखते हैं दांत होगा, यकृत होगा, अमाशय की बात, ये अग्नाशय की बात करेंगे, उनके बाद छोटी आंत, तो इसका राइट आंसर छोटी आंत होगा बच्चों। जो भी बच्चे छोटी आंत की बात करें बिल्कुल सभी बच्चों का राइट आंसर है बच्चे। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों, खत्म, आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। यानी कि बच्चों आपको वही ऑब्जेक्टिव कराया गया जो पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था बच्चों। यानी कि आपको वन शॉट के रूप में देखने को मिला मेरे प्यारे बच्चे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दिए बहुत बेहतरीन ढंग से बच्चों, और उनके बाद ऑब्जेक्टिव भी करा दिए। आप सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि ये लेक्चर कैसा लगा बच्चों। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बात बताइए कि कैसा लगा, तो फिर बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर भी लेकर आएंगे। आप सभी बच्चे बताएंगे क्या आप सभी बच्चों को नेक्स्ट लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए। सभी बच्चे चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और जब बताइए तो बच्चों हम फिर कल आप लोगों के साथ पुनः बच्चों दूसरे लेक्चर को लेकर आ रहे हैं बच्चों। तो आप सभी बच्चे इस बात को बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन करिए, मेहनत करिए, और जब तक मेरे साथ आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका नंबर बच्चों बेहतरीन ढंग से नहीं आएगा। तो बिल्कुल हमें आशा है कि आप सब भी मेरे साथ तैयारी करेंगे और अपना बुलंदियों को छूने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो टारगेट है 450 प्लस वो उनको कर पाइएगा बच्चों। तो फिर बच्चों हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो।